दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन होगा वो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी हर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हम उसको सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल के माध्यम से मैथ्स के पूरे पार्ट और एवरेज के टॉपिक में स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और रीजनिंग का भी पूरा पार्ट कवर कर पाएंगे। तो अर्थमेटिक में शुरू कर चुका था, आज मैं हायर मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू कर रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से, आप पूरे सेशन को कवर करके पूरा आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरे पार्ट को आप देखें, तो कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगी। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं, मैं आपको रटवाने की कोशिश नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हाइट एंड डिस्टेंस को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से बस मेरे वीडियो जब भी आप देखो तो कान में एक ईयरफोन लगा लिया करो, यूज़ किया करो, ताकि आप उसको पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। और बाद में आप भले लगे नोट डाउन करने के लिए तो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। दूरी यानी कितना दूर, कितना डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, राइट। एंड ऊंचाई यानी हाइट कितना है। अब आपको भी पता है कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट, टावर की, पोल की, खंबे की, तो ऑब्वियस ही बात है खंबा टेढ़ा नहीं होगा, खंबा स्ट्रेट होगा। इस कारण से मैं इसको अगर देखूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो गई डिस्टेंस, दूरी, इतना 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 जितना बड़ा हो। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ऊंचाई यानी हाइट। जब ये हाइट होगी तो यहाँ पे बनेगी 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो जब दो साइड हो ही गई तो इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिला दिया तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको अगर डिनोट कर दूँ A, B एंड C, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसे एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक में और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है ना। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। मैं आपको पहले ही बताया, मैथ्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की चीज़ है। अर्थमेटिक में आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ में नहीं आएगी, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम मोनेज, पार्टनरशिप वगैरह, मिक्सचर एलिगेशन आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगी। तो पूरा एजुकेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 10th कर लूँ फिर जो 9th और 8th छूट गया उसको बाद में कर लेंगे। 8वीं आप अच्छे से करोगे तो बोर्ड अच्छे से होगा, और 9th अच्छे से कवर करोगे तो 11th अच्छे से कवर होगी। तो ये सब सारे आप स्कोर अच्छे से करना चाहते हो, आप टारगेट को अच्छे से अचीव करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ टर्म कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस और जो ट्रिग्नोमेट्री हैं दोनों सेम है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी बड़ी है, हाइट एंड डिस्टेंस छोटा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करा आज से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसी तरीके से मेंसुरेशन विदाउट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री विदाउट मेंसुरेशन नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस कारण से सब रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ट्रायंगल का जो पार्ट है वो ज्योमेट्री का पार्ट है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर ट्रायंगल के बारे में जितने थ्योरम हैं, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी, और ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज पे। और सवाल अब एक और चीज़ उठता है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेते हैं, और दूसरी ट्रायंगल जो होती है ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, वो सब ट्रायंगल क्यों नहीं लेते। तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे टॉपिक का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस यानी दूरी। आपको हाइट तो लेनी पड़ेगी और हाइट हमेशा स्ट्रेट ही होगी, है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर अनदर एक ट्रायंगल ले लो, है ना, ये देखो आप एक दूसरी ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल को फिर से वापस हम डिनोट कर दें, इसको A, B एंड C। आप देखें डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन अगर A की ऊंचाई देखनी पड़ेगी तो हाइट हमेशा कभी भी ऐसे नहीं लेंगे। हमेशा हाइट जो होगी वो स्ट्रेट होगी, और जब आप स्ट्रेट करोगे यानी लंब डालोगे परपेंडिकुलर, तो देखो वापस ये फिर से यहाँ पे 90 डिग्री होगी। कोई भी एक लाइन पर अगर स्ट्रेट लाइन खड़ी होती है ना तो 90 डिग्री ही बनाती है। तो यहाँ पे आप देखो जो ट्रायंगल था ना वो दो पार्ट, दो 90 डिग्री में बन गई। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आए कि हम लोग इस पार्ट को यूज़ करेंगे, यानी इस पूरे टॉपिक में, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको पहले ही बताया हूँ मैं कि मेरे चैनल पे थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन राइट अच्छा पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब आपको पता है कि एक नॉर्मल सी चीज़ है ये, एक जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जो होती है जिनके 3 कोण होते हैं, इन तीनों का कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। यानी मैं बोलूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी छोटी सी कॉन्सेप्ट है। अब जब बी एंगल बी 90 डिग्री हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए और एंगल सी को मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि 90 और 90 180 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कुछ देर के लिए इसको 30 डिग्री मान लूँ तो बोलो ऑब्वियस सी बात है ये कितनी होनी चाहिए, जवाब दो 60 डिग्री। सब कुछ देखना नहीं है, मन में जो भी क्वेश्चन आए जवाब आए उसको बोलना भी है ना खुद से। तो ये 30 डिग्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है कितनी डिग्री होगी 60, क्योंकि 60 और 30 90, 90 90 180 राइट। कुछ देर के लिए अगर मैं 30 की जगह इसको अगर मान लूँ मैं 60, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 60 होगा तो बोलो ये 30 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फिर मिलाकर 90 होंगे। अगर मैं कुछ देर के लिए इसको 45 मान लो 45, तो ये भी 45 45 45 90। तो ये समझ में आ रही है सिंपल सी बात। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री तो कंफर्म है कि एक जो ट्रायंगल का जो साइड होगा उसको 90 डिग्री तो लेना ही है, क्योंकि तभी हम उसकी हाइट को नाप पाएंगे, ऊंचाई को नाप पाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल होगा। तो एक साइड जो है 90 डिग्री होगी। बात करेंगे दो जो डिफरेंट साइड हैं उनके बारे में। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये ट्रायंगल का खेल हो गया। 90 डिग्री से शुरुआत करेंगे। इसमें और भी साइड हो सकती है, वो आगे मैं बताता हूँ अभी, है ना। अब इसमें जो चीज़ आती है कि एंगल कैसे बनेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखिए इधर। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया और एक यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जो बड़ी है ना ये टावर है, बालकनी मान लेते हैं, ठीक है ना। एक आप यहाँ पे हो, यहाँ पे एक आँख बना देते हैं जिससे यहाँ से व्यू समझ में आए। ये आँख हो गई। यहाँ से हम बिल्डिंग के ऊपर, टावर के ऊपर या बालकनी में जो भी बंदा खड़ा है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो बालकनी में टावर में हाइट पे कोई भी बंदा खड़ा हो उसको हम देख रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे से, तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रही थीटा एक्स वाई कुछ भी, ये जो एंगल बन रही है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यानी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। ध्यान से फिर समझिए। आप स्ट्रेट देख रहे हो, स्ट्रेट देखने के बाद ऊपर देखे, है ना। आप स्ट्रेट देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ स्ट्रेट। यहाँ से मैं फिर ऊपर देखा, तो यहाँ से जो ऊपर की एंगल बनी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ जो एंगल बन रही है वो बन रही है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो बालकनी में लड़का खड़ा है वो आपको देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, अब सवाल उठता है कि सर ये एंगल ऑफ हो गई एलिवेशन, तो ये डिप्रेशन हो गया, तो गलत। आप बालकनी में स्ट्रेट देख रहे हैं, आप स्ट्रेट देख रहे हो, फिर आप स्ट्रेट देखने के बाद फिर आप नीचे देखें, तो स्ट्रेट से जो नीचे की एंगल बनी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये लड़का पहले स्ट्रेट देख रहा है, यहाँ पे इसकी आंख, ठीक है, ये स्ट्रेट देख रहा है। यहाँ से जो ये नीचे देखा, आपको आपकी तरफ देखा, ये जो एंगल बनी ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं। क्लियर हो गया ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ध्यान रखना है। आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एलिवेशन डिप्रेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपकी आंखें झुक जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, यानी नीचे देखा यानी डिप्रेशन में आप आ गए। यानी ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन, और नीचे से अगर ऊपर के देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से ध्यान से देखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एलिवेशन तो बिल्कुल समझ में आ रही है, ऊपर वाली। मेन कंफ्यूजन होती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एंगल ध्यान से रखना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस पोर्शन को, ये इस पोर्शन पे फोकस नहीं करना है। मैं क्या बोला, स्ट्रेट देखने के बाद आप नीचे देखे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, स्ट्रेट से जो एंगल बनी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट।
अब एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों आपस में जो कोण होंगे, जो एंगल बनाएंगे, वो दोनों बराबर होंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आई, ये कहाँ से निकल के आई? ज्योमेट्री का पार्ट से। तो ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से प्रूफ करेंगे कि ट्रेंगल का तीनों साइड 180 क्यों होता है, और उसी में एक और चीज़ समझ में आती है कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं। अब थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे के आपको बता देता हूँ कि कैसे बराबर होते हैं। जब दो समानांतर लाइन, रेखा लाइन जो भी है, दो समानांतर यानी पैरेलल लाइन जाती हैं, मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी। इन दोनों को अगर कोई लाइन एक इंटरसेक्ट करता हो, काटता हो, तो आंतरिक जो कोण होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी अगर इस साइड अगर x हुआ तो इधर का ये साइड क्या होगी? x होगी, और ये अगर y हुआ इस साइड का तो इधर का अल्टरनेट, इधर के इधर, ये आपस में क्या होगी? y। सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप इस लाइन को देखो, ये जो ऊपर स्ट्रेट लाइन गई, इसको आगे अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो देखो बीच में ये लाइन कट कर रही है इसको। तो इसी थ्योरम को यहाँ इस्तेमाल करके किया गया है कि अगर कोई सा भी आपको निकालना हो, डिप्रेशन निकालना हो या एलिवेशन निकालना हो, कोई सा भी कोण निकालेंगे, यानी दोनों कोण जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। अब कौन से एंगल बनेंगे? 30, 45, 60, 50 कौन से एंगल बनेंगे? एंगल के बारे में आप समझने की आगे कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि राइट एंगल में काम होगी, जो भी बनेंगे सवाल राइट एंगल में ही बनेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस में हूँ नीचे। ठीक है, चलिए अब एंगल के पीछे काम कैसे हो तो ध्यान से देना है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक ट्रायंगल बन गई, एक और बनाऊँ, दो बन गई, तीन ट्रायंगल बन गए। आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, ए बी सी, अगेन ए बी सी, 90 डिग्री तो एक होगी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ए बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एंगल पे कैसे काम करेगी इसको ध्यान से देखना है। ये 90 हो गई तो ये दोनों मिलाकर भी 90 होंगे, सब में यही प्रोसेस काम चलेगा, 90 होगी। तो इसको कुछ देर के लिए मैं मान लूँ 30 डिग्री। अगर ये 30 हुआ तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट, इसमें कुछ देर के लिए मैं मान लूँ 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। और थर्ड केस जो होगा, अगर ये 90 है तो बोलो ये 45 मान लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 होगी, और ये हमारा 90 तो है ही। ठीक है ना, सभी में 90 है, कोई इशू तो है नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गई। तीन साइड का मैंने तीन एक एंगल का एग्जाम्पल ले लिया, सही है ना। अब देखना है ध्यान से। अब एक चीज़ बताना है, इसमें सबसे छोटी एंगल 30 डिग्री है, इसमें भी 30, उसमें 45, सही है ना। तो आपको पता होना चाहिए अगर 30 डिग्री सबसे छोटा है तो उसके सामने की जो साइड होगी वो भी सबसे छोटी होगी, सही है ना। 90 डिग्री सबसे बड़ी एंगल है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। आप इतना छोटा एंगल बना रहे हो तो आपके सामने की जो साइड है वो छोटी होगी। आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी साइड भी बढ़ते चली जाएगी इस एंगल के अकॉर्डिंग, सही है ना। तो सबसे बड़ी साइड होगी 90 के अपोजिट वाली, फिर होगी 60 वाली, और फिर होगी 30 वाली। यहाँ तक क्लियर हो गई। सेम प्रोसीजर इसमें भी काम करेगा। चूँकि इसमें आप देख रहे हैं कि 45 का ये भी है, 45 का ये भी है, तो इसका एंगल के साइड ये अपोजिट, इसका एंगल के अपोजिट साइड ये, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों के एंगल भी बराबर हैं। ठीक है ना। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं जानते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बारे में हम ट्रिग्नो में पढ़ते हैं। अभी हम लोग को सारा कुछ उसके बारे में नहीं पढ़ना है। मैं पहले ही बताया ट्रिगो बड़ी है तो उसको कवर करेंगे बाद में, ये छोटी थी तो स्मॉल से शुरुआत करते हैं। अब एसएससी वगैरह एग्जाम में, दूसरे और भी एग्जाम में ट्रिगो से अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए अब आप देखना, ये जो नीचे की साइड होगी इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार, ठीक है। ये जो लाइन खड़ा है परपेंडिकुलर P, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये जो हाइपोथेनस है H, इसको हम डिनोट करते हैं कर्ण से। यहाँ तक तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब
अब आप देखो P है, H है, B है, बेस, आधार, लंब और कर्ण, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ट्रिगो में भी यही चीज़ सॉल्व करना होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। अब देखो आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से कितने आउटकम्स हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो इसमें से 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अब आपको पता ही होगा साइन कोस टेन है, इनके अपोजिट भी होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 6 कैसे हो गए, एक P का H से रिलेशन बना, PH यानी P अपॉन में H, H अपॉन में P, तो इसका इससे 2, इसका इससे और इसका इससे फिर 2, और P का B से, B का P से फिर 2, यानी 2 2 2 2 2 4 और 2 6, तो टोटल 6 आउटकम्स होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट के हिसाब से बनाया गया, जो हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे P और B ये तो क्लियर हो गई पूरी। तो यहाँ पे टेन थीटा के बारे में हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करने के लिए साइन भी करते हैं, लेकिन 90% आपको टेन से ही काम बन जाएगी। टेन से काम क्यों बनेगी, अब आप सुनना फिर से ध्यान से। देखो ये डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब खड़ी हो गई, और ये एंगल हो गया, ठीक है। तो आपको तीन ही चीज़ का इसमें जिक्र करना है, चाहे तो ये साइड निकालने देगा तो ये साइड दे देगा आपको, है ना, ये एंगल दे देगा। अगर ये भी दे दिया, ये भी दे दिया तो एंगल निकल जाएगी, और ये दे दिया, ये दे दिया तो ये साइड निकल जाएगी। तो तीन ही चीज़ के बारे में पूरी सिंपल सी चीज़ करनी, इसलिए ठीक है। अब इसको और ध्यान समझने के लिए और बारीकी समझने के लिए 3 साइड मैंने आपको दिया। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे tan 30 की अगर मैं बात करूँ, tan 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3। tan 30 इसीलिए एग्जाम्पल मैंने लिया, tan 30 का एग्जाम्पल लिया, tan 60 का एग्जाम्पल लूँगा, और tan 45, है ना, 30 60 60 30 45 45। अब सवाल है कि सर 30 डिग्री का एग्जाम्पल लिया, 60 का लिया, 45 का लिया, यहाँ 50 भी हो सकता था, यहाँ 40 हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, 99% इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तीन ही एंगल ली जाती है, एक तो 45 60 और 30 का। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने देखे हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1% में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिग्री को यहाँ पे कम कर दिया, 15 डिग्री 60 डिग्री के भी क्वेश्चन आते हैं, जो 50 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गई। मैंने एक आध क्वेश्चन देखा, तो उसको भी क्वेश्चन आगे मैं करवा दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, सही है ना। चलिए, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। अब जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 अपॉन में √3 कहाँ से आती है। अब देखिए, tan 30 का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, तो 10 की फॉर्मूला क्या होती है, 10 के बराबर क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन में आधार। तो यहाँ पे मैं डिनोट कर सकता हूँ कि 1 जो है P का है और √3 जो है B का है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, लंब यानी लंबा कौन है यहाँ पे, ये 1 हो गई, यानी इसको मैं बताना चाह रहा हूँ ये 1 हो गया, और √3 कौन हो गई, यानी √3 क्या हो गई नीचे, ठीक है ना। और इसके अपोजिट जो 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू होगी कितनी 2। अब ये सवाल है 2 कहाँ से आ गई, तो पाइथागोरस परिमेय आपको पता ही है, पाइथागोरस क्या होता है, सो a² + b² = में c², मतलब इनका स्क्वायर दोनों आपस में जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के क्या होता है बराबर, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, सही है ना। यहाँ देख लीजिए, अब tan 60 की बात करें, ध्यान से समझते हैं। अभी tan 60 की वैल्यू होती है √3, नीचे कुछ नहीं 1 ले सकते हैं आप इसको। फिर आपको पता है कि P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट किसका है √3, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी अगेन केवल 2। यहाँ तक सही है। अब इसको आप ध्यान समझे, है ना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो 30 के अपोजिट सबसे छोटा साइड है ना, एंगल है सबसे छोटी, तो अपोजिट का जो साइड होगा वो भी सबसे छोटा होगा। फिर 60 है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 है, 60 30 से बड़ा है तो 1 से इसकी वैल्यू भी बड़ा है, √3 का मतलब क्या होता है 1.72, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ 1.25, है ना। 90 डिग्री सबसे बड़ी है तो 2 इसमें सबसे बड़ा हो गया। सिमिलरली इसको आप प्रोसेस को देखो, 30 के अपोजिट 1 हुआ, देखो यहाँ भी 30 के अपोजिट 1 है, यहाँ भी 30 के अपोजिट 1 है, यहाँ पे 60 के अपोजिट √3 है, तो यहाँ भी 60 के अपोजिट √3 है, और 90 के अपोजिट 2 था, यहाँ भी 90 के अपोजिट 2 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये दोनों इसीलिए मैंने 30 के बाद 45 ने लिया, 30 के बाद 60 लिया, ताकि ये दोनों सिमिलर है, समझ में अच्छे से आ जाए आपको। फिर से सुन लीजिए, tan 30 1/√3 एंड tan 60 √3। तो यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, 1/√3 आप एक को ध्यान से समझ लेंगे तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गई, तो ये ऑब्वियसली बात 2 होगा। यहाँ पे समझने के लिए एक और चीज़ समझना है, 30 सबसे छोटा एंगल है तो उसके अपोजिट की साइड भी सबसे छोटी होगी। उसके बाद है 60 बड़ा है तो साइड भी उसका बड़ा होगा, और 90 सबसे बड़ी तो साइड भी उसकी सबसे बड़ी होगी। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे मैं बात करूँ, एक बचा हमारे पास tan 45 की वैल्यू होती है 1,
ठीक है, मैं आपको पहले बताया ये सब वैल्यू कहाँ से आई, ट्रिगो में आएगी। ट्रिगो से हम लोग ट्रिगो जब पढ़ेंगे तो उसको आराम से करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, यानी इधर अगर 1 होगा तो बेस भी इसका 1 होगा। क्यों? 45 दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो साइड भी आपस की बराबर होंगी। और आपको पता है पाइथागोरस अगर लगाओगे तो दोनों साइड अगर 1 1 होंगे तो ये कितना होगा, √2। ये कितनी होगी, √2। साइड समझ में आ गई, पूरी एंगल का खेल समझ में आ गया। इसको आप ध्यान से फिर से देख लो एक बार, फिर से बता दूं। एक 90 डिग्री तो यहाँ होती है, तो ये 30, इसको देख रहे हैं ना, ये याद रखना मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूँ। इन सारों में सारे जो ट्रायंगल है इसमें एलिवेशन की बात की गई है, डिप्रेशन नहीं लगा इसमें, सही है ना। डिप्रेशन कब होता है, जब यहाँ से ये एंगल जो बनती है इसको डिप्रेशन बोलते हैं, इस एंगल को डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, सही है ना। तो यहाँ पे मैंने 30 लिया एलिवेशन, यहाँ पे 60 लिया, यहाँ पे 45 लिया, सही है ना। यहाँ 45 है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ 45 हो जाएगी क्योंकि तीनों 180 के होते हैं। यहाँ 60 है तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगी, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगी। 30 की जो वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू बात कर रहा था 1/√3, तो 1/√3 क्योंकि 10 का जो फॉर्मूला होता है, 10 जो यहाँ होता है उसका होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब अपॉन में आधार, ठीक है ना। तो P 1/√3, तो जब ये 1 है, ये √3 है, तो यहाँ से आ जाएगी 2, है ना। 10 60 सेम, आप देखो ना 30 60 को बस इंटरचेंज किया हूँ, यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 आपस में इंटरचेंज हो गए, तो इनकी पोजीशन भी आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। सिंपल सी बात है। 60 के अपोजिट √3 क्योंकि यहाँ पे 60 के अपोजिट √3 था, सही है ना। सेम 90 डिग्री, तो ये एंगल का क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में आगे और एक और क्वेश्चन और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये मान लेता हूँ A, ये B और ये C। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गई, सही है ना। एक चीज़ बताना, अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड कर दूं, आप यहाँ खड़े थे, आप थोड़ा सा और दूर चले गए और वहाँ से A को देख रहे हो अब, ठीक है। आप पहले इसी पोजीशन पे थे, अब जो है आप D पोजीशन पे आ गए। अब किस पोजीशन पे आ गए आप, D। समझने की कोशिश करना। अभी टावर है ये, वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, लड़का खड़ा है, आप यहाँ से उसको देख रहे थे, अब कुछ दूर चले गए, पीछे हट गए और वहाँ से आप देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, समझने की कोशिश करो। ये एंगल और ये एंगल जो बना, दो एलिवेशन एंगल बनी। अब आपको ये समझ के बताना है कि कौन सी एंगल बड़ी होगी, ये वाली एंगल बड़ी होगी कि ये वाली एंगल बड़ी होगी, बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी एंगल बड़ी होगी, ये वाली एंगल बड़ी होगी, ठीक है ना। ये एंगल, ये थीटा मान ले, है ना। तो याद रखना ये 1 एंगल, ये 2, तो हमेशा ध्यान रखना है ये जो थीटा एंगल 1 हो गया, ये ऑलवेज बड़ा होगा एंगल 2 से, ठीक है। कैसे? आप जैसे जैसे नज़दीक आते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप जैसे दूर जाएंगे, आपका एंगल जो होता है वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप नज़दीक होते जाएंगे, आपका जो एलिवेशन है, आपका जो कोण होता है, वो भी सी बात है, वो क्या होते चले जाएगी, बड़ा। तो जैसे जैसे आप नज़दीक आते चले जाएंगे, मतलब मैं मान लूँ कुछ देर के लिए, तो अगर ये 30 हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 45 मतलब इससे बड़ा ही होगा। कोई और नज़दीक आ जाए ये, तो आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ये और बड़ा हो गया, यानी इसको मैं 60 मान लूँ, समझ रहे। तो जैसे जैसे आप नज़दीक होते चले जाएंगे, आपका एंगल बड़ा होते चले जाएगा, जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे, एंगल ऑब्वियस सी बात है छोटा होता चला जाएगा। ये सब हम समझ रहे हैं, लिखना मत कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो पूछने के लिए तो मैं लिख दूंगा, आप समझ लो। बाकी क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा तो बन जाएगी आराम से, सही है ना। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये 90 डिग्री हो गई, ये A, ये B और ये C, सही है ना। चलिए अभी मैंने एग्जांपल लिया 90 डिग्री, तो ये हर में होगी, हर क्वेश्चन में होगी, क्योंकि राइट एंगल पे ही सवाल बनने हैं। सवाल ये उठता है, एलिवेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, सवाल उठता है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 30, 45, 60, क्वेश्चन किसके आएंगे। तो मैं पहले आपको बोला 30, 45 और 60, इसी तीन के क्वेश्चन 99% आएंगे। एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको पहले याद करा के बता दूंगा, वेरी सिंपल, वो भी सिंपल हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 30 डिग्री मान लूँ, तो आपको मैंने क्या बताया, P/B मतलब 10 का ही इसमें एग्जाम्पल लेंगे। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी 1 किसके लिए है, परपेंडिकुलर, और √3 किसके लिए है, बेस यानी आधार। इसको हम बोल सकते हैं लंब, इसको बोल सकते हैं आधार, सही है ना।
ये, यानी ये 1 हो गई, ये √3 होगा, ठीक है ना। और ये 90 है बच्चों, ये 30 होगा, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा 60, तीनों 180 होंगे ना। तो आपको पता है कि ये कितना साइड हो जाएगी 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 √3 2। और अच्छे से मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्या समझाया कि 30 एंगल छोटा है तो उसकी साइड छोटी होगी, 60 एंगल बड़ा है तो उसकी साइड बड़ी होगी, और 90 सबसे बड़ी तो उसकी साइड सबसे बड़ी होगी। आप देख सकते हैं 1 √3 का मतलब 1.72 यानी 1.25, और ये 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ये हमारा रेशियो निकला, इससे रिगार्डिंग हम कोई सा भी सवाल आएगा तो उसको आराम से बना सकते हैं। 60 में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। याद रहे एलिवेशन की बात हो रही है, अगर मैं 60 यहाँ लेकर आ जाऊँ, 30 यहाँ लेकर आ जाऊँ, तो ये दोनों के पोजीशन आपस में बदल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पता है अपने को 1060 क्या हो जाती है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, सेम प्रोसेस। और एक हमारा हो जाता है 1045, इसका वैल्यू तो वेरी सिंपल 1, ठीक है। तो 60 आ गई तो √3 ऊपर चली जाएगी, और 1045 हो गया तो 1 1 होता है। मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, सही है ना। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अभी मैं एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन उस पर बना के देखेंगे तो वेरी सिंपल तरीके से बन जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ छुपा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, एक ट्रिक बोल सकते हैं, जिस बिहाफ पे हम इसको और अच्छे से और स्पीड तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे, इसको देखिए। कुछ देर के लिए मैं इसको हटाता हूँ अभी। है ना, देखिए अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक साइड 30 डिग्री, एक होगी 60 डिग्री, और एक होगी 90। एक ट्रायंगल का एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, है ना, इसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप देख रहे हो 30 के सामने सबसे छोटा होगा 1, मैं 30 इसीलिए लिया हूँ, सबसे छोटा है। आपको पता है 60 का रेशियो कितना हो जाएगा, 60 का वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और 90 के सामने में क्या हो जाएगा 2। तो आपको पता है बच्चों, रेशियो तो मैं अभी नहीं पढ़ाया आपको, तो रेशियो में हमेशा ध्यान रखना है, रेशियो जो होता है कभी चेंज नहीं होते हैं। क्वांटिटी कितना भी बढ़ जाए ना, रेशियो हमेशा सेम होता है। उसी तरीके से ये इनका बेसिक रेशियो है। रेशियो कब 90 तो होगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 90 एंगल तो होना ही है सभी में। 30 और 60 वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, तो 30 60 90 इसमें रेशियो चलता है 1:2, मतलब अनुपात √3 अनुपात 2। अब इस बेस पे क्वेश्चन कैसे भी आ जाएंगे, तो आपको क्या है, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखते के साथ हम लोग विदिन सेकंड बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखो आप, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं कि इधर ये 2 हो गया, मतलब डबल हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 है, ये √3 है, मतलब इससे √3 ज़्यादा, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ इधर आप मल्टीप्लाई करो √3 से, 30 से 60 जा रहे हो तो अगर ये 2 हो गया तो बोलो ये 2 √3 होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है 30 से जब 60 की तरफ बढ़ रहे हैं तो जस्ट डबल हो रहा है। ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये जस्ट डबल हो रहा है। तो अगर ये 2 हो गया तो बोलो ये 4 होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगी। अब इसी का इन्वर्स मैं उल्टा प्रोसेस करता हूँ चलने के लिए ना। अब आपको किसी ने बोला, देखना कैसे इसको साइड को आराम से बना सकते हैं। अब इस सबको हटा दो, अब आराम से मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मैं बोल दूँ कि यहाँ पे ये जो हाइट है ना, ए से लेकर सी का, ये 10 है। ये ए से लेकर हाइट कितना है, सी जो है वो 10 है, तो ये दोनों साइड आपको बताना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकल जाएगी। तो अगर ये 10 हो गई, कौन सी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की, ठीक है बच्चों। तो आप इसका अगर मैं 5 से रेशियो भी निकाला तो 5 एकम 5 से चली गई एक बार में, √3 बचा, 5 दूना 10। तो आप देख पा रहे हो कि जो भी 30 और 60 वाला जो साइड होगा उसमें रेशियो बन के आती है 30 60 90 का जो रेशियो बन के आया 1:√3:2, यानी 1:√3 ये। तो जो भी आएगा, सपोज किसी ने ए एग्जाम्पल दे दिया, ए 30 के सामने ए हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ए √3 हो जाएगा 60 का। और आपको पता है कि 90 जो है ए का डबल होगा, ए का डबल हो रहा है ना सब जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। तो एक ट्रायंगल की तो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गई। अगर कोई सा भी सवाल आपके सामने दिखा और उसमें गलती से 30 डिग्री एलिवेशन बना रहा हो, 90 तो फिक्स है ना, 30 डिग्री अगर एलिवेशन बना रहा हो तो पेन उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेशियो ही इनका पता है 1:√3:2। जब भाई साहब अगर आप 30 डिग्री दे दोगे तो ये वाली साइड या ये वाली साइड कुछ तो दोगे। अगर ये दोगे तो मैं ये निकाल लूँगा, सब निकाल, एक भी आ जाएगी तो बन जाएगी, आप देख सकते हो। अब सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है हमारा, उसको देखते हैं, जिसमें
यहाँ पे 60 आ जाएगी, यहाँ पे 30। तो प्यारे बच्चों उसमें आपको देखने की ज़रूरत क्या है, आप यहीं से समझ लो ना इस चीज़ को। अगर ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, तो आप एक चीज़ बताओ, फिर से कोई सा भी एग्जाम्पल देगा तो 30 और 60 का रेशियो तो समझ में आ गई ना कि 1:√3 होगा। तो इस तरीके से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 60 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 हो जाएगी। अगर ये साइड दे दिया 30 का पता चल जाए, या 90 के सामने का पता चल जाए, या 60 के सामने पता चल जाए, तो फिर भी हम उसको बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें फिर से अगेन 90 डिग्री है ना, लेट ए बी एंड सी। इस बार मैंने यहाँ पे ले लिया 60, तो बोलिए ये 30 होगा कि नहीं होगा, और ये 90 है तो होगा। सबसे बड़ी साइड ये वाली, फिर ये वाली, क्योंकि 60 के अपोजिट वाले, और 30 के सामने होगी। आपको पता है एलिवेशन मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इधर मत देखना, ये तो 90 होगी ये ले। और आपको पता है यहाँ पे tan 60 लगेगा, और tan 60 का होता क्या है, √3/1, यानी ये √3 हो जाएगी। जस्ट उसका उल्टा 30 यहाँ थी, यहाँ आ गई, तो इसकी वैल्यू भी ऊपर घसक के आ जाएगी इधर, और ये क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखना आप फिर से फॉर्मूले अगर मैं बात करूँ, फिर से अगेन 30, 60 और फिर 90। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगी, और ये कितना हो जाएगा 2। अब सवाल आ गया कि सर 60 आ गए, 60 की वैल्यू दे देगा तो क्या करेंगे। तो आपको पता है ये √3 मल्टीप्लाई हो रही है, √3 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वापस इसी जगह जाना है तो √3 से डिवाइड कर दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मान लूँ 10, ध्यान समझना, यहाँ पे कितनी हो गई 10, तो √30 कितनी हो जाएगी, सॉरी एलिवेशन जो है 30 कितना होगा tan 30, तो √3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan √3, डिवाइड कर दिया। क्यों, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आने के लिए डिवाइड नहीं करोगे क्या, सही है ना। ओके, उसी तरीके से इसका यहाँ पे क्या जाएगा 90 क्या जाएगा, तो आपको पता है 90 से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो 10 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 20√3। वेरी सिंपल। तो इससे क्या होगा कि अब कोई सा भी क्वेश्चन आपको दूंगा तो बहुत ईजिली बन जाएगी, चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन लेकर देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको आप देखिए, क्योंकि समझने का मतलब तभी है, समझने का मज़ा तभी है जब एक छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाएं और वो अच्छे से बनते चला जाए, तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का सबसे जो बड़ी ताकत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कहाँ से, जब आप सम्स को, क्वेश्चन को जब हल करेंगे तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखता है कि एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया यानी परछाई 7√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं क्या होगा। सो ठीक है ना क्वेश्चन। अब देखिए उसने क्या बोला, एक 7 मीटर ऊंचे खंभे, तो इसको मैं खंभा मान लूँ 7 मीटर, और उसकी परछाई। अब एक चीज़ बताना, 7 मीटर ऊंची खंभा है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितना लंबा होगा वो परछाई भी उसकी उतनी लंबी होगी। वो तो सूरज के डायरेक्शन से पता चलेगा कि लंबाई कितनी बड़ी होनी चाहिए। स्ट्रेट करोगे तो छोटी हो जाएगी, जितना उसको स्लैट करते चला जाएगा उतना वो फ्लैट होता चला जाएगा, सही है ना। यहाँ से तो ये अब इसकी जो लंबाई बताई गई है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने बताया 7√3, सही है ना। ये छाया बताई गई 7√3, तो बताता है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अब आप देखते के साथ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बताओ हाइट करनी है, तो बोलो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गई, और ये सी हो गया। अब एक चीज़ बताओ, ए बी सी जो चीज़ अभी मैंने बताया उसको देखो क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आती है। इसीलिए मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं 1 घंटे तक समझाऊँ, ताकि जितना अच्छे से समझ पाओगे सवाल उतनी जल्दी बनेगी, जितना कम समझोगे सवाल क्या ट्रिक लगाते चले जाओ। समझ रहे हो ना आप उस चीज़ को। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 2 साइड दे दिया। अब आपको एंगल की बारी पूछ रहे, एलिवेशन ऑफ एंगल, ये व्हाट क्वेश्चन मार्क ये। तो आपको पता है कि ये साइड और ये में √3 ज़्यादा कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री की बनती थी। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर ये 1 होगा तो ये √3 होता था, कब, जब 30, 60 और 90 का रेशियो क्या निकाला था आपने, ये 1, तो ये कितना हो जाएगी √3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो अगर ये 7 हो गया तो देखो 7√3 हो गई है, सही है ना। ये 7 हो गया, ये 7√3 हो गई। तो अब पूछ रहा है एंगल क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल कैसे होगी, कितना होगी एंगल, ये 30 होगी। एंगल कितना होगा 30, तो आंसर ये आ गई 30 डिग्री। अब इसको और प्रोसेस से बना कैसे सकते हैं, आपको पता है P है परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये क्या है बेस यानी आधार। तो P और B का जिक्र किस में होता है, tan में, है ना। ये देखो tan, यहाँ पे लिखो 7
और यहाँ पे लिखा 7√3 p/b। 7 से 7 कट गई तो आया क्या 1/√3। अब एक चीज़ बताओ 10 1/√3 का मतलब क्या 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से आंसर समझ में आ गई। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये इसको काटेंगे तो 1/√3 आएगा, यानी ये 7 हो गई तो ये 7√3। तो यहाँ देखो आप, अगर मैं इसको 7 मान लिया तो 7√3 हो गई। अब बोलो इसको निकालने के लिए रेशियो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 30 है, ये 1 है तो ये 2 होगा। उसी तरीके से अगर 7 होगा तो बोलो ये 14 हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन आएगी तो झटके में बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे, रटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप उसको देखिए। क्वेश्चन बोलता है एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूट कर गिरता है, भूमि से यानी ज़मीन पे जहाँ पे गिरता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता ही, मैंने बोला 30 डिग्री, सुनो ध्यान से, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के क्वेश्चन 99% आएंगे। एक्सेप्शनल क्वेश्चन मैं बोला ही बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ की ऊपरी भाग की उस स्थान जहाँ से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई मीटरों में क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं 10√3, 10/√3, 20√3 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अब देखो आप, ये पेड़ मान लो, ये जहाँ पे गिरा, मान लेते हैं 20 से गिर गया, यहाँ से ये गिर गया। ठीक है, आपको पता है ये जो पार्ट गिरा हुआ है, ये वाली पार्ट है, यही वाली पार्ट यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही है ना। अब चूंकि उसने बोला कि यहाँ पे जो गिरा पेड़ टूटकर, यहाँ पे उसने 30 डिग्री का कोण बनाया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गई। 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही है, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, बोलो √3, और ये कितना होगी 2। यहाँ से हम लोग 30, 60, 90, 1 √3 और 2 कहाँ से आया बता चुका हूँ। और ये 90 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि पेड़ है 90 डिग्री स्ट्रेट है, ऊंचाई निकालना है तो उसको 90 डिग्री कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब समझने के लिए, तो ये जो दूरी बताया कि जहाँ तक पेड़ गिरी है, जिस स्थान से पेड़ थी और जो गिरी है, इसकी दूरी दी हुई है 10। ये जो है यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 10। अब इसको ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या अप्रोच लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा सवाल को समझेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतनी हमारी कॉन्फिडेंस लेवल और बनाने का जो तरीका है वो बदलता चला जाएगा, सही है ना। चलिए, अब आपको पता है, मैं पहले ही बताया, रेशियो देख रहा हूँ ना ध्यान से। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये 90 है, 30 है, तो 60 ये होगा कि नहीं होगा। ध्यान से समझते चले जाओ, है ना। डायरेक्ट भी बन सकती है, पहले भी समझा दूँ फिर बनाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, 60 के सामने √3 दिया हुआ है, मतलब 60 के सामने √3, तो बोलो ये 1 हो गया, सही है, यहाँ तो क्लियर हो गई। अब आप देखो √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ये वाली 10, चलो यहाँ मान लेते हैं, देखना ध्यान से ना, ये 10। चलो अब एक चीज़ बताओ, मैंने अब एग्जाम्पल देके बताया था कि 30 से जब 60 जाते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वापस जब आना होगा तो बोलो √3 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ से यहाँ आने के लिए मैं √3 से डिवाइड करूँगा, यानी हो जाएगा 10√3, बोलो हाँ कि ना। तो बोलो ये अगर 10 है तो ये इधर मत पहुँच जाना, अभी इस एंगल की बात हो रही है, देखो ये हमारे लिए है ना। तो बोलो यहाँ पे हमारे लिए कितना हो गया 10/√3, बोलो यहाँ तक डन। अब आपको एक और चीज़ पता है कि 30 से 90 की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 2 से। तो अगर ये 10√3 हो गया तो इसका 10√3 को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो बोलो 20√3 होगा कि नहीं होगा, 20√3। बोलो यहाँ तक सही है, समझने के लिए कर रहे हैं, अभी समझ के करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये 10, ये 10/√3 और ये 20/√3, डन। अब एक चीज़ बताओ, ये जो डिस्टेंस है 20/√3 है, तो पेड़ का हिस्सा ही गिरा हुआ है ना, अपने को पेड़ की पूरी लंबाई निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यही वाला टूट के गिरा हुआ है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 20/√3 ये वाली होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ पेड़ की साइज 20/√3 और यहाँ से यहाँ अपॉन में 10/√3। कितने बच्चे √3 देखकर टेंशन में आ रहे होंगे। स्क्वायर रूट एंड सर्ट्स जो टॉपिक होती है सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का, वो आगे मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल डर नहीं आएगी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब टोटल दूरी पूछनी है, तो टोटल दूरी निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो 20/√3 प्लस 10/√3
√3। अब इसको जोड़ेंगे √3 कॉमन 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30, 32√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, 3 से काट दिया यहाँ 10 बार में, तो आंसर कितना आ गया 10√3। अब जो बच्चे देख रहे हो कितनी लेंदी और लेंदी नहीं हो रहे बच्चों, बनाने के तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे इसको तोड़ तोड़ के हम बना सकते हैं। अब इसका फास्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, ये देखो आप ध्यान से, है ना, ये देखो। अब इतना करने की कोई नौबत नहीं है, इसको सबको हटा देते हैं, आराम से समझते हैं, इसको हटा दो आप। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन आ गए, इसको भी हटा दो आप। देखो ये 1, ये 2, ये √3, ये तो आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक सही है। अब उसने दिया है 10 मीटर, यानी √3 की जो पार्ट है वो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ 10, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि √3 = अगर 10 है मेरे भाई, तो एक चीज़ बताओ, ये साइड 2 है, ये 1 है, √3 तो 2 हुआ, तो जब ये साइड 2 होगा तो ये भी 2 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो पूरे पेड़ की लंबाई हुआ वो 3 यूनिट हो सकती है, 2 और 1, 2 तो गिर गई, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो जब √3 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 10√3 होगा कि नहीं होगा। लो डायरेक्ट आ गई ना, यही चाह रहे थे। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मैं डायरेक्ट ये चीज़ बता देता तो बहुत बच्चों को दिक्कत आती, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताया। इसलिए पहले चलना सीखते हैं फिर दौड़ना सीखते हैं। दौड़ना कोई नहीं सिखाता, चलना सब लोग सिखाते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, मैंने पहले बोला स्टेप बाय स्टेप करो, दिक्कत कभी नहीं आएगी। क्लियर हो गया। वापस समझा देता हूँ। √3 के कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आई होगी सर √3 = 10 तो 3 बराबर क्या हो गई। ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज़ बताना, 4 की वैल्यू अगर 8 है तो तुम खुद बताओ 8 की वैल्यू कितनी होगी। ये 4 दूना 8, तो 8 दूना इधर से कितना होगा 16, होगा कि नहीं होगा। सेम उसी तरीके से क्या हो रहा है, देखो इधर 2 गुना बढ़ा तो इधर भी 2 गुना बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। उसी तरीके से क्या हो रहा है, √3 से 3 कितना ज़्यादा है आपको पता है, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो मैं √3 का गुना √3 से करूँ, ये √3 से करेंगे तो 3 आएगा। सेम उसी तरीके से 10 का गुना √3 से किया तो 10√3 आएगा। 3 बड़ा होता है और √3 छोटा होता है, सही है ना। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए मैंने √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगी। सेम उसी तरीके से अगर √3 से इधर गुना करेंगे तो √3 से इधर भी गुना करेंगे, इसलिए 10√3। तो इसीलिए ऐसे सवाल जो क्वेश्चन में आएंगे, देखो आप कितने जल्दी से बन गए। तो अगर इस प्रोसेस से बनाया तो बहुत 3 सेकेंड लगे मुश्किल से, अब इधर प्रोसीजर से बनाया तो ज़्यादा नहीं लगे, इसमें 10 सेकेंड लग गई। लेकिन समझ में अभी तो स्टार्ट आना जरूरी है ना। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से आप इसको देखना, फिर समझने की कोशिश करना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रही है। आप कोई क्वेश्चन में डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसको। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।